हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआर एकेडमी हिंदी। तो ट्रांसलेशन प्रैक्टिस के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आज फिर से दो ट्रांसलेशन करेंगे, एक इंग्लिश टू हिंदी और एक हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो उम्मीद है कि आप लोगों की जो एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का जो पेपर 2 होने वाला है फरवरी या मार्च में, उसकी जो तैयारी है अच्छे से चल रही होगी और मेरे साथ आप लोग भी ट्रांसलेशन प्रैक्टिस कर रहे होंगे और ये वीडियो होपफुली आप लोगों के लिए यूजफुल रह रहा होगा। तो किसी तरह का आपका फीडबैक या कमेंट आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का जो ट्रांसलेशन प्रैक्टिस है वो शुरू करते हैं। तो आज का जो इंग्लिश का पैसेज मैंने लिया है वो इकोनॉमी टॉपिक से लिया है, ताकि आपको हर एक टॉपिक से थोड़ा प्रैक्टिस होता रहे। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी शब्दावली या कोई भी वर्ड आए तो आपके आपके लिए वैसा कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए थोड़ा सा आज का अनुवाद टफ होने वाला है, लेकिन ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं इंग्लिश के पैसेज को। India's gross domestic product GDP is projected to grow at 6.4% in the fiscal year 2024-25, marking a four-year low and a sharp decline from the 8.2% growth recorded in financial year 24, according to first advance estimates released by the government on Tuesday. The projection is lower than the recent Reserve Bank estimate of 6.6% for the current fiscal year ending March 2025. The data also revealed that real gross value added GVA is expected to expand by 6.4% in FY25, down from 7.2% in FY24. In contrast, nominal GVA is projected to grow at 9.3% in FY25, slightly higher than the 8.5% growth in the previous fiscal year. The advanced GDP estimate plays a crucial role in framing the union budget and indicates a slowdown in the economic activity. This projection follows a sharp dip in growth during the July-September quarter of FY24, which stood at 5.4%, सरप्राइजिंग एनालिस्ट एंड पॉलिसी मेकर्स अलाइक। ठीक है, तो अब एक एक सेंटेंस को हम लोग दूसरे स्लाइड पर लेते हैं और उसका हम लोग ट्रांसलेशन करते चलते हैं, ठीक है। तो पहला सेंटेंस आपका क्या है? इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP is projected to grow at 6.4% in the fiscal year 2024-25, marking a four-year low and a sharp decline from the 8.2% growth recorded in FY24, according to first advance estimates released by the government on Tuesday. तो इसमें बहुत सारे आपको नए वर्ड मिलेंगे, तो जान लेते हैं इसका क्या क्या होता है। तो सबसे पहले ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको क्या बोलते हैं? इसको आप क्या बोलेंगे? सकल घरेलू उत्पाद। ये इकोनॉमी का टर्म है, सकल घरेलू उत्पाद इज प्रोजेक्टेड। प्रोजेक्टेड का क्या होता है? प्रोजेक्टेड को हम लोग क्या बोल सकते हैं? अनुमानित, ठीक है। टू ग्रो मतलब बढ़ने का। फिस्कल ईयर को क्या बोलते हैं हम लोग? फिस्कल ईयर के लिए हम लोग कौन सा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं? वित्तीय वर्ष, ठीक है। मेकिंग ए 4-year लो मतलब 4 सालों का सबसे निचला स्तर, एंड ए शार्प डिक्लाइन मतलब तेजी से गिरावट। शार्प डिक्लाइन को तेजी से गिरावट बोल सकते हैं। फ्रॉम द 8.2% ग्रोथ मतलब यहाँ ग्रोथ वृद्धि के टर्म में यूज होगा। रिकॉर्डेड मतलब दर्ज किया गया। इन फाइनेंशियल ईयर 2024 अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट। एडवांस एस्टिमेट का क्या हो जाएगा? अग्रिम अनुमान। एडवांस का अग्रिम, एस्टिमेट का अनुमान। रिलीज्ड मतलब जारी किया गया। बाय गवर्नमेंट मतलब सरकार के द्वारा। ऑन ट्यूसडे मतलब मंगलवार, ठीक है। तो चलिए इसको अब लिख लेते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि ये बड़ा सेंटेंस है तो एग्जैक्टली आपका अर्थ वही आना चाहिए। थोड़ा बहुत मैं अनुवाद करते समय इधर उधर हो सकता है, लेकिन अगर आप मेरे से बेहतर अनुवाद कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको लिखने की कोशिश करते हैं। तो कैसे स्टार्ट करेंगे इसको? काफी बड़ा सेंटेंस है ये, तो इसको शुरू करेंगे। मंगलवार को सरकार द्वारा जारी, फर्स्ट है ना, हाँ, पहली पहले पहले अग्रिम अनुमान यानी एडवांस एस्टिमेट्स के अनुसार, अकॉर्डिंग टू।
FY को हम लोग लिख रहे हैं वित्तीय वर्ष, या फिस्कल ईयर को भी उसी टर्म में यूज कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का GDP को क्या लिखेंगे, सकल घरेलू उत्पाद, और ब्रैकेट में हम भी GDP लिख देते हैं, ठीक है, कॉमा दे देंगे। वित्त वर्ष 2014 के साथ कंपेयर हो रहा है। 2014 में दर्ज 8.2% की वृद्धि मतलब ग्रोथ के बाद तेज गिरावट मतलब शार्प डिक्लाइन के साथ इसमें इंग्लिश में नहीं आ रहा, बट हम लोग ऐसा सेंटेंस फॉर्म करने के लिए हम लोग लिख दे रहे हैं 6.4% पर रहने का अनुमान है, जो 4 वर्षों में सबसे निचला स्तर है। काफी बड़ा सेंटेंस था। हमने इसको सेम मीनिंग सेम अर्थ है इस संदर्भ में हमने अनुवाद किया, और कुछ व्याकरणिक चेंजेस भी किए हैं जिसको आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ऊपर वाले सेंटेंस को पढ़िए, नीचे वाले सेंटेंस को पढ़िए, तो आपको पता चलेगा कि अर्थ सेम ही आ रहा है। तो देख लीजिए एक बार पढ़ के। मंगलवार को सरकार द्वारा जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP वित्त वर्ष 2014 में दर्ज 8.2% की वृद्धि के बाद तेज गिरावट के साथ 6.4% पर रहने का अनुमान है, जो 4 वर्षों में सबसे निचला स्तर है। ठीक है, तो इसका अनुवाद हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं। The projection is lower than the recent Reserve Bank estimate of 6.6% for the current fiscal year ending March 2025। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, प्रोजेक्शन को क्या है, प्रोजेक्शन फिर से अनुमान हो जाएगा, than the recent, recent मतलब हाल हाल फिलहाल बोल सकते हैं इसको। रिजर्व बैंक एस्टिमेट, एस्टिमेट का क्या हो जाएगा, अनुमान। इसके लिए भी हम लोग एस्टिमेट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको भी अनुमान ही बोल सकते हैं। 6.6% फॉर द करंट फिस्कल ईयर, करंट फिस्कल ईयर को चालू वित्त वर्ष बोलते हैं, करंट को यहाँ पे चालू वित्त वर्ष ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोजेक्शन भी है, तो प्रोजेक्शन के लिए भी हम लोग अनुमान ही यूज करेंगे, एस्टिमेट के लिए भी हम लोग अनुमान ही यूज करेंगे। ठीक है, वर्ड एंडिंग मतलब मार्च के अंत तक। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, दिस द प्रोजेक्शन, यह अनुमान मार्च 2025 में समाप्त हो रहे चालू वित्त वर्ष के लिए रिजर्व बैंक के हालिया अनुमान 6.6% से कम है। देखिए वही सेम अर्थ आ रहा है यहाँ पे। तो क्या हो गया, यह अनुमान मार्च 2025 में समाप्त हो रहे चालू वित्त वर्ष के लिए रिजर्व बैंक के हालिया अनुमान 6.6% से कम है। ठीक है, अगले सेंटेंस में चलते हैं। The data also revealed that real gross value added is expected to expand by 6.4% in FY25 down from 7.2% in FY24। तो डेटा मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंकड़ा। also revealed मतलब पता चलना, that real का हो जाएगा वास्तविक, और ग्रॉस वैल्यू एडेड
ये इकोनॉमी का अगेन टर्म है जिसका होता है सकल मूल्यवर्धन। जीवीए सकल मूल्यवर्धन होता है। एक्सपेक्टेड मतलब अगेन अनुमानित, आयापेक्षित। एक्सपैंड, एक्सपैंड मतलब बढ़ने को यहाँ बोला जा रहा है, एक्सपैंड बढ़ना के संदर्भ में यूज हो रहा है। बाय 6.4%, डाउन फ्रॉम मतलब वहां से घटकर, डाउन फ्रॉम को घटकर के संदर्भ में यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे? शुरू करेंगे आंकड़ों, आंकड़ों से यह भी पता चला, पता चलता है, ये हो सकता है चलता है कि वास्तविक मतलब रियल सकल मूल्यवर्धन, वैसे लिखते हैं सकल मूल्यवर्धन यानी जीवीए, जीवीए वित्त वर्ष, ये आपका वित्त वर्ष 2025 में 6.4% बढ़ने की उम्मीद है, जो वित्त वर्ष 2024 के 7.2% से कम है। ठीक है, तो आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि वास्तविक सकल मूल्यवर्धन यानी जीवीए वित्त वर्ष 2025 में 6.4% बढ़ने की उम्मीद है, जो वित्त वर्ष 2024 के 7.2% से कम है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। In contrast, nominal GVA is projected to grow at 9.3% in FY25, slightly higher than the 8.5% growth in the previous fiscal year. तो इन कॉन्ट्रास्ट को हम लोग बोल सकते हैं इसके विपरीत नॉमिनल जीवीए, नॉमिनल को हम लोग नाम मात्र बोलते हैं, जीवीए के लिए अगेन वही यूज करेंगे सकल मूल्यवर्धन या डायरेक्ट जीवीए भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एब्रिविएशन यूज किया गया है। इस प्रोजेक्टेड मतलब अनुमानित, टू ग्रो मतलब बढ़ने का अनुमान, स्लाइटली हाइयर मतलब थोड़ा अधिक, देन द 8.5% ग्रोथ को वृद्धि प्रीवियस फिस्कल ईयर, प्रीवियस फिस्कल ईयर मतलब पिछले वित्तीय वर्ष। ठीक है, तो चलिए इसको लिखने की कोशिश करते हैं, कैसे हो जाएगा। शुरू करेंगे इसके विपरीत, इन कॉन्ट्रास्ट, वित्त वर्ष 2025 में नाम मात्र, जीवीए को जीवीए ही लिख देते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी ब्रैकेट में यूज कर लिया है, 9.3% बढ़ने का अनुमान है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की 8.5% वृद्धि से थोड़ा अधिक है, स्लाइटली हाइयर। ठीक है, इसके विपरीत वित्त वर्ष 2025 में नाम मात्र जीवीए 9.3% बढ़ने का अनुमान है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की 8.5% वृद्धि से थोड़ा अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। The advanced GDP estimate plays a crucial role in framing the union budget and indicates a slowdown in economic activity. The advanced GDP क्या हो जाएगा? अग्रिम GDP एस्टिमेट का अनुमान, plays a crucial role मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, क्रूशियल रोल मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, plays a crucial role in framing the यूनियन बजट मतलब केंद्रीय बजट तैयार करने में, केंद्रीय बजट तैयार करने में मुख्य भूमिका निभाता है। एंड इंडिकेट्स मतलब संकेत देता है, स्लो डाउन, स्लो डाउन मतलब यहाँ पर स्लो डाउन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब इसको इस संदर्भ में भी दे सकते हैं कि आर्थिक गतिविधियों में मंदी, स्लो डाउन मतलब मंदी, और इंडिकेट्स मतलब संकेत मतलब आर्थिक गतिविधियों में मंदी का संकेत। तो चलिए इसको
वाक्य में लिख लेते हैं। तो कैसे शुरू करेंगे? अग्रिम जीडीपी, जीडीपी एस्टिमेट है तो जीडीपी अनुमान केंद्रीय बजट, फ्रेमिंग को यहाँ तैयार करने में क्रूशियल रोल मतलब महत्वपूर्ण भूमिका प्लेस मतलब निभाता है और आर्थिक गतिविधियों में स्लो डाउन मतलब मंदी के टर्म में इसका इस्तेमाल हो रहा है, का इंडिकेट्स मतलब संकेत देता है। ठीक है, तो अग्रिम जीडीपी अनुमान केंद्रीय बजट तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और आर्थिक गतिविधियों में मंदी का संकेत देता है। ठीक है, अब आते हैं लास्ट सेंटेंस पे। दिस प्रोजेक्शन फॉलोज ए शार्प डिप इन ग्रोथ ड्यूरिंग द जुलाई सितंबर क्वार्टर ऑफ FY24 which stood at 5.4%, सरप्राइजिंग एनालिस्ट एंड पॉलिसी मेकर्स अलाइक। तो अगेन प्रोजेक्शन का हो जाएगा अनुमान, फॉलोज मतलब अनुसरण करता है, ठीक है, शार्प डिप मतलब तेज गिरावट, इन ग्रोथ वृद्धि, जुलाई सितंबर क्वार्टर मतलब जुलाई सितंबर तिमाही, क्वार्टर को तिमाही बोलते हैं, ऑफ वित्तीय वर्ष 2024 विच स्टूड एट, जो स्टूड एट को स्टूड एट 5%, 5.4% का मतलब है जो 5.4% था। सरप्राइजिंग मतलब आश्चर्यचकित करना, एनालिस्ट एनालिस्ट मतलब विश्लेषक, और पॉलिसी मेकर मतलब नीति निर्माता। ठीक है, और अलाइक मतलब समान रूप से। ठीक है, तो अब चलिए इसको लिख लेते हैं। कैसे होगा? यह अनुमान वित्त वर्ष 2024 की जुलाई सितंबर तिमाही के दौरान विकास में तेज गिरावट, शार्प डिप का अनुसरण मतलब फॉलो, अनुसरण करता है, जो 5.4% थी, जिसने क्या है, एनालिस्ट मतलब विश्लेषकों और पॉलिसी मेकर को क्या बोलेंगे, नीति निर्माताओं को समान रूप से आश्चर्यचकित करती है। ठीक है, यह अनुमान वित्त वर्ष 2024 की जुलाई सितंबर तिमाही के दौरान विकास में तेज गिरावट का अनुसरण करता है, जो 5.4% थी, जिसने विश्लेषकों और नीति निर्माताओं को समान रूप से आश्चर्यचकित करती है, या यहाँ पे हो जाएगा आपका किया है भी हो सकता है, किया है, जिसने विश्लेषकों को नीति निर्माताओं समान रूप से आश्चर्यचकित किया है। ठीक है, तो ये आपका हो गया इंग्लिश के पैसेज का, हमने हिंदी अनुवाद कर लिया। ठीक है, अब चलते हैं हिंदी के अनुच्छेद पे। तो हिंदी का अनुच्छेद देखिए क्या है। भारतीय संविधान की अनूठी विशेषताओं में से एक यह है कि संघीय प्रणाली को अपनाने और उनके संबंधित क्षेत्रों में संघ और राज्य अधिनियमों के अस्तित्व के बावजूद यह संघ और राज्य दोनों कानूनों को संचालित करने के लिए न्यायालयों की एक एकीकृत प्रणाली प्रदान करता है। संपूर्ण न्यायिक प्रणाली के शीर्ष पर भारत का उच्चतम न्यायालय है, जिसके बाद प्रत्येक राज्य या राज्यों के समूह में उच्च न्यायालय आते हैं। प्रत्येक उच्च न्यायालय के प्रशासन के तहत जिला न्यायालय है। कुछ राज्यों में छोटे मोटे और स्थानीय प्रकृति के
सिविल और आपराधिक विवादों का निर्णय करने के लिए न्याय पंचायत, ग्राम न्यायालय, ग्राम कचहरी जैसे विभिन्न नामों के अधीन ग्राम या पंचायत न्यायालय भी काम करते हैं। प्रत्येक राज्य को एक जिला और सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में न्यायिक जिलों में विभाजित किया गया है, जो मूल क्षेत्राधिकार का प्रमुख सिविल न्यायालय है और मौत की सजा सहित सभी अपराधों की सुनवाई कर सकता है। जिला और सत्र न्यायाधीश एक जिले के सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकारी होते हैं। जिला न्यायालयों में सिविल क्षेत्राधिकार के न्यायालय होते हैं, जिनकी अध्यक्षता विभिन्न राज्यों में मुंसिफ, उप न्यायाधीश, सिविल न्यायाधीश के रूप में जाने जाने वाले न्यायाधीशों द्वारा की जाती है। इसी तरह आपराधिक न्यायालयों के वर्गों में प्रथम और द्वितीय श्रेणी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और न्यायिक मजिस्ट्रेट शामिल हैं। ठीक है, तो अब एक एक वाक्य को हम लोग डिफरेंट स्लाइड्स पे लेते हैं और उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, तो पहला देखिए क्या है वाक्य। भारतीय संविधान की अनूठी विशेषताओं में से एक यह है कि संघीय प्रणाली को अपनाने और उनके संबंधित क्षेत्रों में संघ और राज्य अधिनियमों के अस्तित्व के बावजूद यह संघ और राज्य दोनों कानूनों को संचालित करने के लिए न्यायालयों की एक एकीकृत प्रणाली प्रदान करता है। ठीक है, तो इसमें देखिए भारतीय संविधान का क्या हो जाएगा आपका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अनूठी विशेषता, अनूठी विशेषता, अनूठी का क्या बोलेंगे, यूनिक। विशेषता को यूनिक फीचर बोल सकते हैं या यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं। फीचर यहाँ ज्यादा सही रहेगा। में से एक मतलब वन ऑफ द यूनिक फीचर। संघीय प्रणाली को क्या बोलेंगे यहाँ पे, संघीय संघीय प्रणाली को क्या बोलेंगे यहाँ पे, फेडरल सिस्टम बोल सकते हैं। को अपनाने, अपनाने मतलब एडप्ट करना, और उनके संबंधित क्षेत्रों में मतलब संबंधित को क्या बोलेंगे, रेस्पेक्टिव संघ और राज्य अधिनियमों मतलब यूनियन एंड, इसको क्या बोल सकते हैं, देखिए अधिनियमों को तो एक्ट हो जाएगा, संघ का यूनियन हो जाएगा, राज्य का स्टेट हो जाएगा, अस्तित्व मतलब एग्जिस्टेंस, यह संघ और राज्य तो पता ही है, दोनों कानूनों मतलब कानून मतलब लॉज संचालित करने के लिए न्यायालयों की संचालित का क्या हो जाएगा, इसको एडमिनिस्टर बोल सकते हैं। न्यायालयों की एक एकीकृत प्रणाली, एकीकृत प्रणाली, एकीकृत प्रणाली को क्या बोल सकते हैं हम लोग, इंटीग्रेटेड सिस्टम, इसके लिए इंटीग्रेटेड सिस्टम। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लेते हैं इंग्लिश में, कैसे हो जाएगा देखिए, कैसे स्टार्ट करेंगे। वन ऑफ द यूनिक फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन is that despite को हम लोग बावजूद के लिए यूज कर रहे हैं, डिस्पाइट द एडॉप्शन, एडॉप्शन मतलब अपनाने, ऑफ द फेडरल सिस्टम मतलब संघीय प्रणाली, एंड द एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस मतलब क्या, अस्तित्व, ऑफ यूनियन संघ एंड स्टेट राज्य, एक्ट्स मतलब अधिनियम, इन देयर रेस्पेक्टिव, क्षेत्र है ना, तो यूनियन एंड स्टेट के टर्म में यहाँ पे लिख सकते हैं, या तो रीजन आप लिख दीजिए, रीजन लिख दीजिए, इन देयर रेस्पेक्टिव रीजन्स, या इसको टेरिटरीज भी बोल सकते हैं। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र के हम टर्म में इसको टेरिटरीज भी बोल सकते हैं, कॉमा इट प्रोवाइड्स फॉर एन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ कोर्ट्स, न्यायालयों की एकीकृत प्रणाली, टू एडमिनिस्टर मतलब संचालित के संदर्भ में इसको यूज कर रहे हैं, बोथ यूनियन एंड स्टेट laws. One of the unique features of Indian Constitution is that despite the adoption of the federal system and the existence of union and state acts in their respective regions or territories, it provides for an integrated system of, या for an use भी कर सकते हैं, नहीं भी यूज कर सकते हैं, provides integrated system of courts to administer both union and state laws. ठीक है, चलिए
अगले वाक्य पे चलते हैं। तो देखिए अगला वाक्य क्या है आपका, संपूर्ण न्यायिक प्रणाली के शीर्ष पर भारत का उच्चतम न्यायालय है, जिसके बाद प्रत्येक राज्य या राज्यों के समूह में उच्च न्यायालय आते हैं। तो संपूर्ण न्यायिक प्रणाली, तो एंटायर जुडिशियल सिस्टम के शीर्ष, शीर्ष को यहाँ पे एपेक्स, एपेक्स बोल सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को एपेक्स कोर्ट भी बोला जाता है, तो इसलिए शीर्ष की जगह पे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के टर्म में एपेक्स बोलते हैं। भारत का उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसके बाद मतलब आफ्टर दैट प्रत्येक राज्य या राज्यों के समूह में उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट। चलिए इसको लिख लेते हैं। एट द एपेक्स ऑफ द एंटायर जुडिशियल सिस्टम is the Supreme Court of India, followed by मतलब जिसके बाद क्या आते हैं, हाई कोर्ट्स इन ईच स्टेट, और क्या है, राज्यों के समूह भी है ना, तो और ग्रुप ऑफ स्टेट्स। ठीक है। एट द एपेक्स ऑफ एंटायर जुडिशियल सिस्टम इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, फॉलोड बाय हाई कोर्ट्स इन ईच स्टेट और ग्रुप ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो ये हो गया। अगले वाक्य पे चलते हैं। प्रत्येक उच्च न्यायालय के प्रशासन के तहत जिला न्यायालय है। तो उच्च न्यायालय का क्या हो जाएगा, हाई कोर्ट्स। ठीक है, प्रत्येक का ईच प्रशासन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, जिला न्यायालय का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो इसको लिख लेते हैं। देयर आर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईच हाई कोर्ट। देयर आर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईच हाई कोर्ट। ठीक है, अगले वाक्य पे चलते हैं। कुछ राज्यों में छोटे मोटे और स्थानीय प्रकृति के सिविल और आपराधिक विवादों का निर्णय करने के लिए न्याय पंचायत, ग्राम न्यायालय, ग्राम कचहरी जैसे विभिन्न नामों के अधीन ग्राम पंचायत, ग्राम या पंचायत न्यायालय भी कार्य करते हैं। तो कुछ राज्यों मतलब सम स्टेट्स, छोटे मोटे को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, छोटे मोटे के लिए एक टर्म आता है PETTY, पेट्टी। स्थानीय प्रकृति के लिए मतलब लोकल नेचर का। सिविल और आपराधिक विवाद, आपराधिक विवाद के लिए क्रिमिनल डिस्प्यूट्स, सिविल के लिए तो सिविल ही होता है। निर्णय करने के लिए, निर्णय करने के लिए यहाँ पे एक टर्म यूज होता है आपके लिए, टू एडजुडिकेट। इसको भी आप कॉन्स्टिट्यूशन टर्म यूज होता है, एडजुडिकेट। ठीक है, एडजुडिकेट, इसको भी नोट कर लीजिएगा, निर्णय करने के संदर्भ में। न्याय पंचायत, तो न्याय पंचायत को न्याय पंचायत लिखेंगे, ग्राम न्यायालय, ठीक है, उसको ये नाम है तो ऐसे ही लिख देंगे, ग्राम या पंचायत न्यायालय भी कार्य करते हैं, मतलब फंक्शन, कार्य करने को फंक्शन के टर्म में लेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं। इन सम स्टेट्स ग्राम और पंचायत कोर्ट्स also function under various names like न्याय पंचायत ग्राम, ये सब नाम है इसीलिए हम लोग उसको ऐसे ही लिख लेते हैं, न्यायालय, ग्राम, कचहरी। टू, अभी टर्म यूज कर रहे हैं, एडजुडिकेट, सिविल एंड क्रिमिनल डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट्स किसके लिए यूज कर रहे हैं, विवाद। ठीक है, ऑफ पेट्टी, मतलब पेट्टी को छोटे मोटे के टर्म यूज करते हैं, एंड स्थानीय प्रकृति का लोकल नेचर। ठीक है, तो क्या हो गया, इन सम स्टेट्स ग्राम और पंचायत कोर्ट्स ऑल्सो फंक्शन अंडर वेरियस नेम्स
लाइक न्याय पंचायत, ग्राम न्यायालय, ग्राम कचहरी टू एडजुडिकेट सिविल एंड क्रिमिनल डिस्प्यूट्स ऑफ पेटी एंड लोकल नेचर। अगले वाक्य पे चलते हैं। प्रत्येक राज्य को एक जिला और सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में न्यायिक जिलों में विभाजित किया गया है, जो मूल क्षेत्राधिकार का प्रमुख सिविल न्यायालय है और मौत की सजा सहित सभी अपराधों की सुनवाई कर सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, प्रत्येक राज्य मतलब ईच स्टेट, एक जिला और सत्र न्यायाधीश मतलब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, सत्र को यहाँ पे सेशन के टर्म में यूज किया जाता है, सेशंस जज की अध्यक्षता मतलब इसको तो हम हेडेड बोल सकते हैं या फिर प्रेसिडेंट भी बोल सकते हैं। न्यायिक जिलों मतलब जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट्स में विभाजित मतलब डिवाइडेड, जो मूल क्षेत्राधिकार को हम लोग क्या बोलेंगे, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, क्षेत्राधिकार को बोलते हैं जुरिस्डिक्शन और मूल के लिए हम लोग ओरिजिनल बोल देंगे। प्रमुख सिविल न्यायालय मतलब प्रिंसिपल सिविल कोर्ट, प्रमुख को मतलब इंपॉर्टेंट नहीं बोलेंगे, मतलब यहाँ पे इस टर्म यूज होगा प्रिंसिपल सिविल कोर्ट के टर्म में। और मौत की सजा मतलब कैपिटल पनिशमेंट सहित सभी अपराधों की सुनवाई कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए भी एक और टर्म यूज होता है, आपको बता देते हैं, कैन ट्राई। जब हम लोग बोलते हैं कैन ट्राई तो सुनवाई कर सकते हैं के संदर्भ में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये जुडिशियल टर्म है कैन ट्राई। ठीक है, तो इसको सेंटेंस में लिख लेते हैं, कैसे होता है। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू जुडिशियल districts presided over by a district and sessions judge, which is the sorry which is the principal civil court of original jurisdiction and can try मतलब सुनवाई कर सकता है कि संदर्भ में इसको बोल रहे हैं। कैन ट्राई ऑल ऑफेंसेस इंक्लूडिंग दोज, इंक्लूडिंग कैपिटल पनिशमेंट भी बोल सकते हैं, या फिर इसमें कैसे लिखा हुआ है मौत की सजा, दोज पनिशेबल विथ डेथ भी लिख सकते हैं, पनिशेबल विथ डेथ। ठीक है, तो ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेड ओवर बाय ए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज which is principal civil court of original jurisdiction and can try all offenses including those punishable with death। ठीक है, अगले वाक्य पे चलते हैं। जिला और सत्र न्यायाधीश एक जिले के सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकारी होते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज एक जिले के मतलब डिस्ट्रिक्ट, सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकारी मतलब सर्वोच्च का हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटीज। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस judges are the highest judicial authorities या अथॉरिटी हो जाएगा, प्राधिकारी अथॉरिटी इन अ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जजेस आर द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी, या फिर अथॉरिटीज ही हो जाएगा, अथॉरिटीज ही यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, इन ए डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि जिलों के बारे में बात हो रही है तो अथॉरिटीज ही सही था, अथॉरिटीज इन अ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं, नेक्स्ट वाक्य पे। जिला न्यायालयों में सिविल क्षेत्राधिकार के न्यायालय होते हैं, जिनकी अध्यक्षता विभिन्न राज्यों में मुंसिफ, उप न्यायाधीश, सिविल न्यायाधीश के रूप में जाने जाने वाले न्यायाधीशों द्वारा की जाती है। ठीक है, तो इसमें से आपका सिविल क्षेत्राधिकार का मतलब क्या हो जाएगा, कोर्ट्स ऑफ सिविल क्षेत्राधिकार के न्यायालय, कोर्ट्स ऑफ सिविल ज्यूरिसडिक्शन,
जिनकी अध्यक्षता मतलब प्रेसिडेंट फिर से यूज कर सकते हैं। मुंसिफ को मुंसिफ ही लिखेंगे, उप न्यायाधीश को सब जजेस, सिविल न्यायाधीश को सिविल जजेस। तो बाकी तो आपको आता ही है, चलिए इंग्लिश में लिख लेते हैं इसको। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैव कोर्ट्स ऑफ सिविल jurisdiction presided over by judges known in different states as munsifs, sub judges, civil judges। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैव कोर्ट्स ऑफ सिविल jurisdiction presided over by judges known in different states as munsifs, सब जजेस, सिविल जजेस। ठीक है, अंतिम वाक्य पे चलते हैं। इसी तरह आपराधिक न्यायालयों के वर्गों में प्रथम और द्वितीय श्रेणी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और न्यायिक मजिस्ट्रेट शामिल हैं। तो इसी तरह का क्या हो जाएगा, सिमिलरली आपराधिक न्यायालय मतलब क्रिमिनल कोर्ट्स, प्रथम और द्वितीय श्रेणी मतलब फर्स्ट एंड सेकंड क्लास, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मतलब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको, कैसे लिखेंगे, सिमिलरली द क्लास, श्रेणी के लिए क्या यूज करें, द क्लासेस ऑफ criminal courts include the chief judicial magistrate and judicial magistrate of first and second class। ठीक है, सिमिलरली द क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स इंक्लूड द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड क्लास। ठीक है, तो इस तरह आपका हिंदी का अनुच्छेद का आपका अंग्रेजी ट्रांसलेशन भी हो गया। देखिए यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। तो ये था आज का आपका ट्रांसलेशन प्रैक्टिस। तो इसी तरह हम लोग डेली एक एक मतलब दो दो ट्रांसलेशन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिससे कि आपकी तैयारी और भी बेहतर हो और आप जो एग्जाम जो आपका होने वाला है उसमें आप एक अच्छा अनुवाद करके आए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नए अपलोड का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद।